हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो हम ग्रामीण विकास समाज, ज्योग्राफी और आपका मैथ पढ़ रहे थे ना, वो क्लासेस कुछ दिन में कंटिन्यू हो जाएंगी। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, कुछ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे दिए जाएं जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और हाँ, एक बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, बीच में क्लासेस रुक गई थी, उसके कुछ रीज़न थे। तो आज से हम अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर हम अपने समय को ख़राब ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने सोचा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में समानता और असमानता बता दें। क्योंकि हम पहले राष्ट्रपति पढ़ते हैं और फिर उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं, और हम जब बात आ जाती है एग्ज़ाम की तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ा था हमने और कहाँ पर उपराष्ट्रपति पढ़ा था। तो आज हम दोनों की तुलना करते हुए पढ़ते हैं कि क्या इनमें समानता है और क्या इनमें असमानता है। तो किसी भी पद में जाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? योग्यता की। भाई योग्य होगा आदमी तभी तो उस पोस्ट पे जाएगा, बिना योग्यता के कैसे चला जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि काशी हरिद्वार है तो उसके लिए किराया दो और पहुंच जाओ, उसके लिए योग्यता चाहिए होती है ना। आइए हम योग्यता देखते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है और उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। राष्ट्रपति की योग्यता है सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो। इधर भी देखते हैं हम कि उपराष्ट्रपति में भी वही सेम कंडीशन है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से तात्पर्य यह है कि उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। लेकिन देखिए यहाँ पर ये देखिए मैंने स्टार लगाया है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होता है। देखिए अगर हम संसद के सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से राज्यसभा होती है जो मतलब बड़ा सदन होता है राज्यसभा, जबकि लोकसभा थोड़ा छोटा सदन होता है। तो निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा। लेकिन फिर भी पद राष्ट्रपति का ऊपर होता है, पद राष्ट्रपति के ऊपर होता है। और लेकिन वह किसका सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए? लोकसभा यानी निम्न सदन के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी घुमा सकता है कि राष्ट्रपति किस सदन के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए? तो किसके? निम्न सदन के। तो ये और योग्यता में ये मतलब योग्यता क्या होती है इसकी? यह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। कौन? उपराष्ट्रपति। जबकि पद इसका छोटा है लेकिन यह सदस्यता ऊपर की रखने के योग्य होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं लाभ के पद पर ना हो से मतलब है कि जैसे, और लाभ के पद पर ना हो, दोनों ना हो। देखो दोनों में ये समानताएं हो गई तीनों, और ये जो बीच की है एक असमानता हो गई। ऐसे हम देखते हैं निर्वाचन यानी चुनाव के लिए किसकी ज़रूरत होती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या समानता है और क्या असमानता है? दिख तो रहा है आप लोगों को। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समझें तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद यानी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य बोलने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत करता है। 14 सदस्य मनोनीत करता है यानी अपनी इच्छा से उनको जिसको राष्ट्रपति का मन करता है उनको वहाँ पे बैठा देता है। तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि भाई राष्ट्रपति ने अपनी इच्छा से बैठाया है। अगर वो दबाव में आके या किसी भी प्रकार के प्रलोभन में या भी कोई अन्य कारण से राष्ट्रपति को सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है कि जो राष्ट्रपति न जीतने वाला रहे वह भी चुनाव जीत जाए। इसलिए उनको हिस्सा ही नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति तो किसी को मनोनीत करता नहीं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो उसके चुनाव में संसद के दोनों सदस्य मतलब मनोनीत और निर्वाचित
दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगला है दिल्ली व पुदुचेरी सहित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। मतलब इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के साथ साथ सभी राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। भाई वहाँ पे राज्य विधानसभा का क्या काम है, क्योंकि यह तो राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति। और चूँकि राष्ट्रपति को हर जगह वर्क करना होता है, राज्यों में भी वह राज्यपाल नियुक्त करता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है ना, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम होते हैं, तो इसलिए उसको राज्य की भी ज़रूरत होती है, राज्य का भी संचालन करता है। आगे हम काम में पढ़ेंगे। जब उपराष्ट्रपति को वह मतलब राज्य का वो होता है, राज्यसभा का ही सभापति होता है, उसका कोई कार्य निश्चित तो होता नहीं, तो उसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। अब देखिए इनमें जो अंतर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिए, राष्ट्रपति बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा प्रस्तावक और ज़्यादा अनुमोदक की ज़रूरत होती है। इसी तरह उपराष्ट्रपति थोड़ा छोटा होता है, मतलब दूसरे नंबर का होता है, तो उपराष्ट्रपति के पद में मतलब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, देश का द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति। तो द्वितीय नागरिक से याद रखिए, ये दो जो है ना, ये दो द्वितीय नागरिक है और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और इनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से। और उपराष्ट्रपति की भी यही होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से। यानी जो होता आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए 4 लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं। फ्रेंड्स हम दोनों को साथ में समझते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग अलग बताया जाएगा। हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो जो ये प्रणाली होती है उसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए 4 लोग राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं और 4 लोग उपराष्ट्रपति के लिए खड़े हैं। तो 4 लोगों में क्या करते हैं कि जितने भी मतलब चुनाव वोट देने वाले लोग रहेंगे वह सभी लोग वोट देंगे चारों को। जैसे जनरली होता क्या है कि अगर 2-4 लोग खड़े तो जिसका मन होता है, मान लीजिए ABCD है तो जिसका मन होगा A को देगा, जिसका मन होगा B को देगा, जिसका मन होगा C को, जिसका मन होगा D को, एक लोग को देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे मैं ही वोट देने जाऊँ, आप ही वोट देने जाओ, तो चारों को हम वोट देंगे, A को भी देंगे, B को भी देंगे, C को भी देंगे, D को भी देंगे। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें नंबरिंग रहती है कि आप एक नंबर पर सबसे पहले किसको चुनना चाहोगे। सबसे पहले A को चुनना चाहेंगे, फिर B को चुनना चाहेंगे, मतलब 1 2 3 4 करके नंबरिंग रहती है। तो जो वोट देते हैं वो जिसको एक नंबर पर रखते हैं अपने हिसाब से 1 2 3 4 नंबर पर रख लेते हैं, फिर निर्णय होता है। और जिसका वोट 50% से अधिक रहे उसका मतलब वही विजयी माना जाता है। और यही विधि दोनों में लगाई जाती है। अब बात आई वेतन की, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन तो 2008 से यह लागू है। 1.50 लाख रुपए प्रति माह तथा अन्य सुविधा भी दी जाती है। टैक्स फ्री होता है, यानी राष्ट्रपति को कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होता। इनको चिकित्सा सुविधा दी जाती है, फ़ोन सुविधा दी जाती है, कार सुविधा दी जाती है, यातायात सुविधा दी जाती है। अब ये देश का प्रथम नागरिक है, ये तो जनरल सी बात है, आप लोग ये जानते ही होंगे। अगला है इसका जो उपराष्ट्रपति है इसका वेतन है 1.25 लाख रुपए प्रति माह तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होने पर 1.50 लाख मतलब 1.50 लाख प्रति माह तथा अन्य सुविधाएं टैक्स फ्री होता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ये भी होता है ना, उपराष्ट्रपति ये भी करता है ना, जब कभी राष्ट्रपति का अगर देहांत हो जाता है या फिर अकस्मात मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो क्या होता है कि यह
उपराष्ट्रपति जो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है, तो उस दौरान इसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाएगा, इसको राष्ट्रपति की ही सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सारे अधिकार दिए जाएंगे और उतना ही वेतन दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश का द्वितीय नागरिक होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति वीटो शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, वो वीटो शक्ति ना जेबी वीटो वगैरह जिसका उपयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाक संशोधन अधिनियम के लिए, उस प्रकार की वह तीनों वीटो शक्तियाँ होती हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के पास कोई विशेष शक्ति और कोई कार्य नहीं होता, विशेष नहीं होता। बाकी ऐसा नहीं कि उसको पूड़ी खिलाने के लिए बैठाया जाता है, काम उसके पास भी होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है ना, तो बिना कार्य के थोड़ी ना कोई पोस्ट बनती है, लेकिन ये फिक्स नहीं कि ये यही करेगा। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी एवं प्रशासनिक न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। जबकि राष्ट्रपति के रूप इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति में उसके पास कोई विशेष शक्ति एवं कार्य तो नहीं होता जब तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम ना करे। तो अगर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो उसके पास भी शक्तियाँ और कार्य आ जाते हैं। और इसके पास जैसे क्षमादान की शक्ति नहीं होती, किसी की दंड को कम कर देना, तो और ये सब चीज़ें होती हैं, दंड को बदल देना, तो ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति ही अध्यादेश लगाता है, उपराष्ट्रपति अध्यादेश नहीं लगाता। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जो मोदी जी नहीं जाते हवाई जहाज बैठ के फुर्र से करके उड़ के जाते हैं, तो जो संधि भी और समझौते जो भी होते हैं वह सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। मोदी जी अपने नाम से नहीं करके आते। कोई भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं किए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जैसे कैग हो गया, महान्यायवादी हो गए, और उपराष्ट्रपति की ही नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी पद की नियुक्ति बिना राष्ट्रपति के आदेश के राष्ट्रपति नहीं करता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी की नियुक्ति करना है तो जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उनको राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति से भी करवा सकता है। तो अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को ही कह दे कि भैया जाओ तुम ही नियुक्त कराओ, हमारे पास समय नहीं, या फिर हम अस्वस्थ हैं, या फिर कोई और रीज़न है, तो जब तक वह नहीं कहता तब तक उपराष्ट्रपति नहीं करता। अब बात आई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की। यहाँ पे भैया बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और इधर अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। कितना अच्छा होता अगर 63 की जगह 62 हो जाता, तो 52 और 62 10 का अंतर हो जाता और मज़ा ही आ जाता याद करने में ना। खैर आप लोग इससे याद रखिएगा कि 10 का होता तो बहुत अच्छा रहता, अब 11 का हो गया है, वही सोचिए क्या करेंगे, याद तो करना ही है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी जितनी भी कार्यपालिका की जितनी शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। और इधर अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। च से 54, च से चुनाव, भाई इतना च से 54, च से 4 या च से चुनाव, ठीक, 4 लोगों में आपको चुनना है राष्ट्रपति, या 4, 14, 34, 24 जो कुछ भी हो, लेकिन च याद रखिए, च ये लास्ट में है ना, 4 चाहिए पढ़िए चाहे 54 पढ़िए, और च से चुनाव। अगला है 64 में 10 का अंतर हो गया, देखिए यहाँ पे 10 का अंतर हुआ, लेकिन इसमें चुनाव की बात नहीं करेगा, कुछ और बात करेगा। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन या पीठासीन सदस्य होता है, वही पदेन होता है, वही पीठासीन सदस्य होता है। कार्यकाल अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया यानी जो हमने बताया था हम लोग को एकल संक्रमणीय मत द्वारा पिछले पेज में, वही है, वह क्या यहाँ लिखा है, अनुच्छेद 54 में लिखा है। और इधर अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया बताया है। देखिए अनुच्छेद 52 आया, फिर 53 गैप करिए, 52 भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, 54 में चुनाव आया, फिर ये सदस्य होता है, फिर 55 है चुनाव की प्रक्रिया बताया है। इधर 65 में क्या दिया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
अनुच्छेद आपका 56 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है, यानी जिस तारीख को राष्ट्रपति का शपथ होता है उस तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। हाँ, वो बात अलग है कि उसको महाभियोग से हटा दिया जाए या फिर कोई अन्य कारण हो कि उसकी मृत्यु हो जाए तो कार्यकाल ना पूरा हो पाए, बाकी कार्यकाल 5 साल का फिक्स होता है। और आपका 57 में पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, मान लीजिए कोई किसी राष्ट्रपति का निधन हो गया तो फिर से चुनाव के लिए मतलब योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए वो सब है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में है योग्यता, यानी जो हमने नहीं पढ़ा था 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष बनना, सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में लिखा है कार्यकाल की दशाएं, यानी क्या स्थितियाँ होंगी वह कार्यकाल की ये बताता है। अनुच्छेद 7 में शपथ ग्रहण। अब इसमें थोड़ा सा आप अपनी भाषा उपयोग करिए जिससे लोग थोड़ा सा जो बड़े लोग हैं उसको वो लोग कृपया बुरा ना माने मेरी बात का, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए है, बाकी किसी के इंसल्ट करना मेरा इरादा नहीं। गांव में आम चाल बोलचाल की भाषा में नहीं कहते हैं अरे आप सठिया गए हैं ना, तो 60 में शपथ मतलब होता है कि शपथ का शपथ समझ लीजिए, सठिया गए हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण करने की बात कही गई है। इधर 65 हमने 64 तक पढ़ा है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 65 में लिखा है। अनुच्छेद 66 में चुनाव लिखा है। इधर देखिए 54 में चुनाव लिखा है और इधर 66 में चुनाव लिखा है। अब अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 62 में पद रिक्त यानी खाली होने पर उसको, भाई कोई चीज़ खाली है, पद खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, देश का प्रथम नागरिक है तो फिर कैसे सरकार चलेगी, तो इसीलिए उसको भरने के लिए चुनाव कराने का समय निर्धारण होना चाहिए। वैसे आमतौर में बता दूं कि पद खाली होने से अधिकतम 6 महीने तक पद खाली रह सकता है, उससे अधिक पद खाली नहीं रह सकता राष्ट्रपति का। उसको चुनाव कराना अनिवार्य है, भले कहीं तूफान आ रहा हो, लेकिन 6 महीने हैं अगर तो वह मतलब चुनाव होने ही होने हैं। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा है? पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिए चुनाव कराने का समय निर्धारण होना चाहिए। हाँ, अभी तो बताया ही हमने। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुनाव से संबंधित मामले, मान लीजिए कोई घपला हो गया या कुछ और हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उससे मामले अनुच्छेद 71 में लिखे हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, परिहार, लघुकरण यानी न्यायिक शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग देना। जो मंत्रिपरिषद होती है वह राष्ट्रपति को परामर्श भी देती है और सहयोग भी देती है। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान यानी नियुक्ति, वेतन, कार्यकाल, इन सब के बारे में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 77 में लिखा है कार्यवाही का संचालन, कोई कार्य जो होगा वह कैसे संचालित किया जाएगा। अनुच्छेद 78 में लिखा है राष्ट्रपति को मामलों को सूचित करने संबंधी पीएम के दायित्व, यानी प्रधानमंत्री जो होता है, जो जितने भी मामले होते हैं वह राष्ट्रपति को सूचित करता है। अनुच्छेद 85 में लिखा है संसद के सत्र को सत्रावसान, आहूत एवं भंग करने, यानी जो संसद के तीनों सत्र नहीं होते, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इनको बुलाना और इनको सत्रावसान करना या फिर बीच में ज़रूरत पड़े तो भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन लिखा कहाँ है? अनुच्छेद 85 में। ये अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, यानी जो संसद विधेयक पारित कर दे उनमें राष्ट्रपति की सहमति के बारे में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी जो राष्ट्रपति अध्यादेश लगाता है उसको अनुच्छेद 123 के तहत ही लगाता है। अनुच्छेद 143 में क्या लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सलाह लेने की शक्ति, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है। मान लीजिए कोई ऐसा मामला आ गया तो उसमें सलाह लेता है, लेकिन बाध्यता नहीं है कि मानेगा ही मानेगा। अगला है ये हम उपराष्ट्रपति की साइड हम आ गए। उपराष्ट्रपति की साइड है अनुच्छेद 67 में लिखा है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, जबकि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कहाँ लिखा था? 56 के बारे में। ये देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67। क्या कितना अच्छा होता कि 66 होता ना, फिर से यहाँ भी 11 का अंतर दे दिया।
अनुच्छेद 68 में लिखा है उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने पर उसे भरने के लिए चुनाव का, इधर देखिए ये क्या लिखा था, अनुच्छेद 62 में ये लिखा था कि जब उसका मतलब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसको भरने के लिए चुनाव कराने की बात थी, किस समय का निर्धारण था। और इधर किस में लिखा है, अनुच्छेद 68 में लिखा, और उसमें ये भी लिखा है कि चुनाव मतलब समर्थन समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा, ये भी लिखा है। अनुच्छेद 69 में क्या लिखा है, शपथ ग्रहण, जबकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण ये देखिए 60 में था ना, राष्ट्रपति 60 और उपराष्ट्रपति 69। अनुच्छेद 70 में लिखा है अन्य परिस्थितियों में मतलब राष्ट्रपति के कार्य करने में असमर्थ, जरूरी थोड़ी कि वो मर जाए तभी अपने पद से हटे, या महाभियोगी लगे, कोई और भी कारण हो सकता है, मान लो विदेश यात्रा पर है या फिर अस्वस्थ है, कोई और भी रीज़न है, मान लो शादी विवाह में ही व्यस्त है थोड़ा सा, तो उस समय भी क्या करता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है। यह बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 71 में लिखा है चुनाव एवं उससे जुड़े मामले। राष्ट्रपति के चुनाव एवं उससे जुड़े मामले कहाँ थे, यहीं कहीं थे, ये देखिए 71 में ही दोनों के मामले हैं। अब देखिए बात एक आती है महाभियोग की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है जबकि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। जहाँ अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करें। और हाँ, इस बात के लिए स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ कि कमेंट सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड करें, क्योंकि ये पढ़ाई का चैनल है, यहाँ पर दूसरी बातें नहीं चलेंगी। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट कमेंट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी जहाँ कहीं भी समझना है तो फिर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को थोड़ा सा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जो कोई भी इस समय ऐसे पढ़ना चाहते हैं उनको ज़रूर बताएं। आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।